गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 यानी कि डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट में हम लोगों ने KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस सीखे हुए थे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बेसिकली है यहाँ पर आपके सामने, वो है इंडेक्स क्वेश्चंस। बराबर है। तो इंडेक्स क्वेश्चंस के अंदर जो जो क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी जो सिलेबस में है वो ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जो वाले क्वेश्चंस आपके मेन बुक में रहते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्या है कि वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। तो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा बराबर मेटल के साथ, मेटल का फ्लोराइड हो या तो मेटल का ऑक्साइड हो, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलता है। बराबर है। सॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये मिल जाए क्या बेसिकली कि जिसमें हम लोगों ने आपको PDF मिल जाएगा तैयार। बराबर है। इसलिए आप लोग यहाँ से सीधा लिख सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है या तो नाइट्रोजन, यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरह से कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, या तो नाइट्रेट बोलते तो नाइट्रोजन, इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है। ऑक्सीजन जब मेटल के साथ रिएक्शन देता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, और फ्लोराइड जब देता है मेटल के साथ तो बनाता है मेटल फ्लोराइड। सो स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट आर द टू बेसिक रीजन फॉर द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर KMnO4 लेते हो, मान लो कि मैंने ले लिया कि MnO2 ले लिया है, तो Mn2O7 ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले लिया, उसके अंदर मैंगनीज जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बराबर है। पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फ्लोराइड है, फ्लोरीन। बट ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो उसके ऊपर से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस तरह से कि MnO4 या तो MnO2। बराबर। तो मैंगनीज जो है, बराबर है, उसमें आप देख लो तो इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के +4। बराबर। इस तरह से फिर आपने देखा हो तो IF7 के हिसाब से आयोडीन का भी सबसे ज़्यादा आता है। बराबर। ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है जिसमें आयोडीन का कितना रहेगा, +7। तो ये सारी बातें फ्लोराइड और ऑक्साइड के लिए ही रहती हैं। चलो, IF7 के अलावा बहुत सारे हैं, बराबर है, जिसमें मेटल के साथ उसके कंपाउंड रहते हैं। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आई होप आप सब लोगों की समझ में आ चुका होगा। कैलकुलेट स्पिन ओनली फॉर मैग्नेटिक मोमेंट M+2, मेरा जिसका है Z27। अब देखो यहाँ पर जब Z27 नंबर है, मेरा Z27 का मतलब क्या हो जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर 27 है, यानी कि वो कोबाल्ट है। कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये होगा आर्गन 3d7 4s2। बराबर है। अब यहाँ पे +2 जैसे ही आप करोगे, बराबर, +2, तो कोबाल्ट +2 हो जाएगा आपका आर्गन, फिर आएगा 3d7 4s0। बराबर। यानी कि 3D के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, तो 3D के अंदर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो N=3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं आप देखो, यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं बस। फिर करना कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ बस आपको इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है। क्या होता है, μ=√n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर n यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये आपको मिलेगा 3+2 बोर मैग्नेटॉन, 3+2 5, 3√15 हो जाएगा, और वो मिलेगा हमें 3.87। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। Which of the 3D series of transition element? ओके, बेसिकली 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो ये देखो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बराबर, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, वैसे वैसे आपको एलिमेंट मिलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, StVcr, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, फैंकोनी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पर क्या है बेटा, सीधा अगर मैं बात करूँ मैंगनीज की, तो मैंगनीज का नंबर है यहाँ पर मेरे पास आर्गन
3 5 4s2, तो इसके वैलेंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके बेसिस पे कि MnO4 के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है +7। कितना निकल के आता है? +7। बस तो ये चीज़ें करनी है तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu, हाँ, क्यों नहीं है सॉल्युबल, बराबर है, सॉरी स्टेबल क्यों नहीं है, बराबर। तो ये हमें समझाना है, यहाँ पर ध्यान से समझो कि क्या कहना चाहते हैं। Cu प्लस आयन नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। Cu प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि Cu+1 में से Cu+2 भी बनता है, Cu+1 में से Cu0 भी बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्केलेटल इक्वेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपर +1 में से +2 भी होता है और 0 भी होता है, यानी कि when one element undergoes the oxidation reaction as well as reduction reaction, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्टेबिलिटी Cu+2 एक्वस की जो होती है, it is rather than Cu+1 aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy। यानी कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो देखो ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो Cu+1 ज़्यादा स्टेबल लगेगा क्योंकि वो 3D10 कन्फिगरेशन है, लेकिन Cu+2 के एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वहाँ पर रोल जो प्ले कर जाता है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आयन जो है वो पानी के मॉलिक्यूल को कितना हाइड्रेट करके अटैच कर पाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, बराबर है। और यही बेसिक रीजन है ड्यू टू द मच मोर हायर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2 इन एक्वस मीडियम देन Cu+1 व्हिच इज मोर देन कंपेंसेट फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+, वही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फोर्थ वाला था जो हमने सॉल्व किया। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला क्वेश्चन फिलहाल सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक्टिनोइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरल बात है बेटा कि 5f में फिल होते हैं और लेंथेनोइड के अंदर 4f में होते हैं। तो 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस का एट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम लगता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 5f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। In other words, the 5f electrons themselves provide poor shielding effect from element to element in the series. That's why we can say the actinide contraction is greater from lengthened contraction. So this is the basic reason, बराबर, इसमें कोई नई बात नहीं। शील्डिंग इफेक्ट आता है तो ये चीज आ जाएगी। फिर लिखा है कि स्कैंडियम के अंदर 21 नंबर है, स्कैंडियम टू जिंक 30। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है, वो है 126 किलो जूल पर मोल। वाई? तो ये भी एक्सेप्शन बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके अंदर आता क्या है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, जब मेटेलिक बॉन्ड बनाना होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ जिंक। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा किस लिए हुआ, तो आप देख सकते हैं जैसे ये हुआ डिलीट। चलो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्यों ऐसा होता है, बराबर। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जिंक है नंबर 30, यानी वो है बेटा आर्गन 3d10 और 4s2। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी यानी कि Zn+2 में भी आप देखोगे बचेगा आर्गन 3d10, यानी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पैरअप ही है। जब 10 इलेक्ट्रॉन पैरअप है तो मेटलिक बॉन्ड में बॉन्डिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, बराबर। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटलिक बॉन्ड नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ जिंक, while in all other metals of 3d series, बाकी सारी जो 3d series है उसके अंदर electrons from d orbitals are always involved in the formation of metallic bond, and that's why we can say that enthalpy of atomization जो है बहुत ही lowest रहती है। Silver atom has completely filled d orbital in its ground state. How can you say that it is a transition element? अब सिल्वर एटम जो इसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 47, बराबर है, सॉरी हाँ 47। तो सिल्वर जनरली इन्होंने लिखा कि इट कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट विल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल्स
हेंस इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये लोग आपको ये समझाना चाहते हैं बेसिकली कि सिल्वर जो है, बराबर है, सिल्वर, यहाँ पर ध्यान दो, ये मैंने लिखा कि सिल्वर, अब सिल्वर जो होता है उसका नंबर है 47, ये भी बता दिया। इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है मालूम है आपको, 4d10 और 5s1, 4d10 और 5s1, बराबर। ये कन्फिग्रेशन इसकी आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। डी ऑर्बिटल जो आप देख रहे हो वो यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ag प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा आपका 4d10 और 5s0। तो Ag+1 में भी क्या होता है, 4d10 पूरा है विच इज अगेन कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही आप बात करते हो Ag+2 की, जैसे ही आप बात करते हो Ag+2 की, इन विच 4d9 विल बी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है, एंड देयरफॉर इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। इस तरह से आप लिख सकते हो कि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द एलिमेंट whose atomic configuration, which electronic configuration is basically incompletely filled d orbitals, that is called transition element। वह चाहे अपने ग्राउंड स्टेट में हो या तो कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो हो, बराबर। उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है यहाँ पर, सो हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि भाई अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बराबर, वो क्यों इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ते हो इस 3D सीरीज के अंदर, बराबर। तो इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बराबर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला आप वीडियो देख लेना जिसमें मैंने एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बराबर। इरेगुलर वेरिएशन का मतलब क्या, तो आप देखोगे कि मिड वे तक आप जब जाते हो, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से पहले जाओगे मैंगनीज तक, मैंगनीज को कॉपर और उसके बाद जिंक। इरेगुलर वेरिएशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s, बराबर है। चेंज द एनर्जी ऑफ 4s एंड 3d, जैसे 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 4s और 3d की एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जब 4s में से निकलता है, बराबर है, और बोलते हैं कि दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल्स, एज अ रिजल्ट दिस एक्सचेंज एनर्जी इज रिलीज, बराबर। तो बेसिकली चेंज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो 3d और 4s में से पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बराबर। तो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ट्रांसफर टू 3d, बराबर, 3 में भी ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो 3d 10 4s1 करते हैं, बराबर है, 3d 9 4s2 नहीं, बराबर, क्योंकि वो स्टेबिलिटी में गेन नहीं होता है बेटा। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, यानी 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अगर मैं यहाँ पर कॉपर की बात करूँ तो कॉपर के अंदर क्या आएगा, कॉपर में जनरल एक्सेप्शनल ना देखें तो ये रहता है 3d9 और 4s2, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बनेगा 3d10 4s1। इसकी वजह से क्या हुआ, चेंज हुई एनर्जी, बराबर, एनर्जी चेंज हुई क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ी इसकी। सो इस तरह से जब आप देखते हो तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रहती है, यानी Cu+ बनाने में एनर्जी ज़्यादा लगती नहीं है IE1 में, लेकिन जैसे ही Cu+2 बनाने जाते हो इसकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि Cu+2 में आपको 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बराबर। तो सो दैट इज द रीज़न बेसिक, एंड वी कैन से दैट जिंक हैज़ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो रीज़न क्या है कि उसके अंदर कम्प्लीटली फिल है, 3d10 4s2 है, तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स वाई। सो इरेगुलरिटी इन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन क्रोमियम इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एज वेल एज कॉपर, बराबर है। ये चीज़ें रहती है इरेगुलरिटीज़ को समझाने में, और कुछ नहीं। इतना छोटा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन रीज़न वही है और सही भी है। क्या लिखा हुआ है, ये 3D कॉन्फ़िगरेशन में D0, D5 और D10 जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। विच इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 और Fe+2। तो Cr+2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe+2, बराबर। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप देखोगे बेटा
जब क्रोमियम की बात आती है ना, तो क्रोमियम में क्या होता है, D4 में से D3 होता है, बराबर। जब ये क्या बोल रहे हैं, Cr+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि क्या होगा कि इसका बढ़ेगा नंबर। मान लो कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, Cr+2 से Cr+3 होना, और इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, Fe+2 से Fe+3 होना। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब D4 से D3 हो रहा है इन केस ऑफ दैट, एंड D6 से D5 हो रहा है, तो बेसिकली D5 इज मोर स्टेबल, D5 इज मोर स्टेबल। इसलिए बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बोले इट इज अ क्रोमियम, बराबर। द मीडियम जैसे कि वाटर D3 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू D5। D5 जो है वो तो किस में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर D5 तो में ज़्यादा स्टेबल लगेगा, लेकिन D3 की जहाँ पर बात आएगी तो D3 जो है, जिसमें आपने T2G और EG वाली कन्फिग्रेशन पढ़ी हो, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहती है और क्यों रहती है, बराबर। इसका एक और पहलू भी है जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने जो भी पढ़ा हुआ है, बराबर, उससे भी ये प्रूव हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि यही कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई ये वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल की है E0 ऑफ Cr+3 से Cr+2 की, बराबर, वो है -0.41, और दूसरा है सामने Fe+3 से Fe+2 की, वो आप देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि इसकी है +0.77 वोल्ट। तो Cr+3 इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस, बराबर, डिफिकल्ट टू रिड्यूस, वो रिड्यूस जो है टू Cr+2, एंड Cr+2 इज ईजियर टू ऑक्सीडाइज Cr+3, यानी कि Cr+2 का Cr+3 में ऑक्सीडेशन ईजी है, ऑक्सीडेशन कैसा है, ईजी है, बराबर, ये वाला पॉइंट। तो यही है, इट मेक्स Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, किसका इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है, बराबर। तो आप देख सकते हो कि ये जो है माइनस में वैल्यू है, मोर नेगेटिव द वैल्यू, दैट इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है और सामने वाले का रिडक्शन करता है। अगर वो खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है तो सीधी सी बात है ना, तो बस वही रीजन है। तो 9 का आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हो। लास्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है कि M+2 से M, यानी मान लो कि Fe+2 से Fe, वैल्यू ऑफ कॉपर पॉजिटिव है, बराबर है। व्हाट इज पॉसिबली रीजन फॉर दिस, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल रीजन आएगा, तो वही जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये हाई एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम Cu सॉलिड टू Cu+2 इज नॉट फाउंड बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटेस्ट एनर्जी फॉर Cu+2 टू Cu इज मोर, बराबर है, यानी कि Cu+2 इज मोर देन Cu। हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+2 की जो है वो ज़्यादा है कॉपर की कंपैरिजन के अंदर। तो इसके बेसिस पे भी आप इसका आंसर निकाल के लिख सकते हो, बराबर। तो यही बात है जहाँ पर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं, बराबर। थैंक यू वेरी मच।